बच्चे अपना चैप्टर है थर्मोडायनेमिक्स। थर्मो का मतलब समझ में आता है हीट एनर्जी, डायनेमिक्स का मतलब एक्सचेंज। हमने यही चैप्टर केमिस्ट्री के अंदर ऑलरेडी बहुत डिटेल में पढ़ा था। उसके अंदर हमने सिस्टम, सराउंडिंग, टाइप ऑफ प्रोसेस, टाइप ऑफ सिस्टम, उनके बारे में डिस्कस किया था। एक बार फटाफट से उनको डिस्कस कर लेते हैं। पहले अगर हम थर्मोडायनेमिक्स की बात करें, उसकी मतलब डेफिनेशन की बात करें, इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स व्हिच डील्स विद द स्टडी ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ हीट एनर्जी इनटू द फॉर्म ऑफ एनर्जी एंड वाइस वर्सा। हम क्या कर रहे हैं, हीट एनर्जी को किसी और फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हैं। अब थर्मोडायनेमिक्स में किसी और फॉर्म में जैसे कन्वर्ट करें, इसका सबसे सिंपल एग्जांपल क्या होता है अपना, जितने भी इंजन है, किसी भी व्हीकल की हम बात करें, किसी हर व्हीकल के अंदर कंसेप्ट काम क्या चल रहा होता है, हम कंबशन क्रिएट करते हैं, है ना, इग्निशन होता है, कंबशन होता है, हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है, जिसकी वजह से वहां पे फिर काइनेटिक मोशन स्टार्ट हो जाता है। ऐसे ही कुछ चल रहा होता है अपना, है ना, प्रोसेस तो यही रहता है अपना। अब इसमें एक टर्म आती है एंट्रोपी, ये भी हमने पहले केमिस्ट्री के अंदर डिस्कस की थी। एंट्रोपी क्या होती है बच्चे, इट इज द मेजर ऑफ डिसऑर्डर इन द सिस्टम या डिग्री ऑफ डिसऑर्डर। एंट्रोपी क्या होता है, डिग्री ऑफ डिसऑर्डर। If it is the degree of randomness and it represents the energy present in the system which is not available to do any work। ठीक है, हमने दो चीजें पढ़ी थी बच्चा, एक गिब्स फ्री एनर्जी और एक एंट्रोपी। गिब्स फ्री एनर्जी क्या थी, देखो अभी यहां गिब्स नहीं लिखा है, लेकिन हमने केमिस्ट्री में पढ़ी थी, और यह एक टर्म आई है कि एंट्रोपी बेसिकली उस एनर्जी के बारे में बात करती है जिसको हम वर्क डन में कन्वर्ट नहीं कर सकते। गिब्स एनर्जी वो एनर्जी थी जो कि वर्क डन में कन्वर्ट करी जा सकती थी, याद है थोड़ा थोड़ा ये। फिर हमारे पास आता है एंथैल्पी। अब एंथैल्पी क्या होती है, एंथैल्पी इज द टोटल एनर्जी ऑफ अ थर्मोडायनेमिकल सिस्टम। एंथैल्पी क्या है, टोटल एनर्जी ऑफ द थर्मोडायनेमिकल सिस्टम। अब यहां से थर्मल इक्विलिब्रियम या थर्मोकेमिकल इक्विलिब्रियम पे पहुंचते हैं हम। इक्विलिब्रियम अपने को पता है क्या होता है, इक्विलिब्रियम क्या था, अगर केमिस्ट्री की भाषा में सिंपल केमिकल इक्विलिब्रियम की बात करें तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, दैट इज इक्विलिब्रियम। अगर हम फिजिकल इक्विलिब्रियम की बात करें तो हम कहते हैं ऑल द फोर्सेस आर कैंसल्ड आउट, या हम ये कहें ऑल द फोर्सेस आर बैलेंस्ड एंड नेट रिजल्टेंट फोर्स इज जीरो। हम तब इक्विलिब्रियम में कह रहे थे, यही सब था। तो थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम क्या कह रहा है बेसिकली, a thermodynamic system is said to be in thermodynamical equilibrium when the macroscopic variables। अब इन शब्दों पे ध्यान देना, हम किस बारे में बात कर रहे हैं बच्चा, मैक्रोस्कोपिक के बारे में। तो यहां पर है मैक्रोस्कोपिक वेरिएबल्स जितने भी हैं, जैसे कि प्रेशर, वॉल्यूम, मास, टेम्परेचर, कॉम्पोजिशन, ये सब जो चीजें हैं दैट करेक्टराइज द सिस्टम नॉट चेंज विद टाइम। कुछ ऐसी चीजें जो करेक्टराइज कर रही हैं, बेसिकली करेक्टराइज का मतलब समझ रहे हो, किसी सिस्टम को डिफाइन कर रही हैं। क्या क्या है, ये किसी का प्रेशर हो गया, वॉल्यूम हो गया, मास हो गया, टेम्परेचर हो गया, कॉम्पोजिशन हो गया, ये सारी चीजें सिस्टम को डिफाइन करती है कि वो सिस्टम किस स्टेट में, किस तरीके से है। उस कंडीशन के अंदर अगर उन सारी चीजों में चेंज आना बंद हो जाए, किसी तरह का कोई चेंज नहीं आएगा, तो हम उसे क्या कहेंगे कि हमारा जो सिस्टम है वो थर्मल इक्विलिब्रियम के अंदर है। समझ में आई ये बात, ये तो थर्मल इक्विलिब्रियम बेसिकली क्या है, जब मैक्रोस्कोपिक वेरिएबल्स जो है वो कांस्टेंट हो जाए, उनके अंदर चेंजेस आने बंद हो जाए। फिर एनी आइसोलेटेड सिस्टम इज ऑलवेज इन थर्मल इक्विलिब्रियम। आइसोलेटेड सिस्टम समझते हो। अब एक काम करते हैं, पहले हमने जो उसमें अपना केमिस्ट्री के अंदर टाइप ऑफ सिस्टम्स पढ़े थे, एक बार फटाफट से उसको डिस्कस कर लेते हैं। हमने बात करी थी बच्चे तीन तरह के सिस्टम की, ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम और आइसोलेटेड सिस्टम। ओपन सिस्टम क्या होता है, यहां सिंपल एग्जांपल लगाते हैं। मान लो मेरे पास क्या है, ये कप है, इसके अंदर मैंने पानी डाला हुआ, गर्म पानी डाला हुआ। अगर गर्म पानी है तो क्या हो रहा है, वो इवेपोरेट होकर बाहर निकल रहा है, इसके अंदर से मैटर है जो बाहर जा रहा है। ये ठंडा भी हो रहा है, ये अपनी हीट सराउंडिंग में ट्रांसफर कर रहा है। पहली बात तो सिस्टम और सराउंडिंग क्या, सिस्टम इज समथिंग व्हिच इज केप्ट अंडर ऑब्जर्वेशन, सराउंडिंग उसको छोड़ के सारी दुनिया, है ना, यही है। अब इस सिस्टम से सराउंडिंग में हीट ट्रांसफर भी हो रही है, सिस्टम से सराउंडिंग में मैटर का ट्रांसफर भी हो रहा है, वाटर जो है इवेपोरेट होकर बाहर जा रहा है। दिस इज ओपन सिस्टम। फिर आता है अगर मैं इसे ढक दूं, अगर मैं ढक दूंगा तो क्या होगा, अगर मैंने ढक दिया तो पानी बाहर निकलना बंद हो गया, ना वेपर्स की फॉर्म में, ना किसी और फॉर्म में, ना बाहर से कुछ अंदर आ सकता है। लेकिन ठंडा तो अब भी हो रहा है। ये जो मेरा हाथ है, मान लो इसके ऊपर एक लिड रखी है, वो कंडक्टिंग है, ये जो वॉल्स है ये कंडक्टिंग वॉल्स है, तो इनके थ्रू हीट तो बाहर जा ही रही है। उसे क्या कहते हैं, क्लोज सिस्टम, जहां पर मैटर का ट्रांसफर सिस्टम सराउंडिंग में नहीं होगा लेकिन एनर्जी एक्सचेंज हो सकती है, दैट इज क्लोज सिस्टम।
फिर आता है आइसोलेटेड सिस्टम, प्रॉपर एक ये जो थर्मस की बॉटल होती है, ठीक है। अब इसके अंदर अगर 100% आइसोलेटेड होता तो 100% में कैसे, जैसे इसके अंदर थोड़ा बहुत तो एनर्जी लॉस हमें पता है, हफ्ते के लिए छोड़ देंगे तो ठंडा मिल जाएगा, लेकिन अगर मान लो ये बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीम लेवल का आइसोलेटेड सिस्टम, एक्सट्रीम लेवल का मतलब बहुत अच्छी क्वालिटी का कुछ होता है और ये 100% आइसोलेटेड हो, तो इसके अंदर चाहे मैं 10 साल के लिए गर्म पानी करके छोड़ दूं, वो गर्म पानी गर्म ही मिलना चाहिए। क्लोज सिस्टम है, बाहर से कुछ अंदर आ नहीं रहा, साथ में हीट एनर्जी एक्सचेंज क्या हो गया, जीरो। तो एक ऐसा सिस्टम इन विच देयर इज जीरो ट्रांसफर ऑफ एनर्जी और मैटर विद द सिस्टम, बिटवीन द सिस्टम एंड द सराउंडिंग, इज नोन एज आइसोलेटेड सिस्टम। तो जो एक आइसोलेटेड सिस्टम है उसके अंदर तो कुछ चेंज ही नहीं आ रहा, जब कुछ चेंज ही नहीं आ रहा तो वो तो हमेशा ही थर्मो इक्विलिब्रियम में है कि नहीं? किसी को दिक्कत है इसमें? है ना, जिसके अंदर कभी कुछ चेंज आ ही नहीं रहा है तो इसका मतलब वो तो हमेशा थर्मल इक्विलिब्रियम में रहेगा ही रहेगा। डन है। तो ये जो लाइन थी, एनी आइसोलेटेड सिस्टम इज ऑलवेज इन द थर्मल इक्विलिब्रियम, वो उस रेफरेंस में थी। डन। फिर आता है हमारे पास जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, बहुत सीधी सी चीज है बच्चे, ये कंसेप्ट ऑफ टेम्परेचर। According to zeroth law, when a thermodynamic system A and B separately are in thermal equilibrium with the third thermodynamic system, then the system A and B are in thermal equilibrium with each other. सरल भाषा में ये दो टेम्परेचर्स, मतलब दो बॉडीज हैं अलग अलग टेम्परेचर पे, मैं इनको आपस में जोड़ देता हूं, क्या होगा? अगर ये कंडक्टिंग है, मान लेते हैं कंडक्टिंग बॉडीज हैं, हीट हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर पे ट्रांसफर होगी। कब तक होगी? तब तक होगी जब तक इन दोनों का टेम्परेचर सेम ना हो जाए, तब तक हीट कॉन्टिन्यूअसली हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ ट्रांसफर होती रहेगी। ठीक है। अब मैं बात कर रहा हूं, मैं मान लेता हूं कि हमारे पास जो ये सिस्टम है ये इस ब्लैक वाले के साथ भी इंडिविजुअली इक्विलिब्रियम में है और इस ब्लू वाले के साथ भी इंडिविजुअली इक्विलिब्रियम में। अगर एक ही सिस्टम, लेट अस अज्यूम दिस इज सी, ये ब्लू वाला ए हो गया, ब्लैक वाला बी हो गया, ए भी सी के साथ इक्विलिब्रियम में था, बी भी सी के साथ इक्विलिब्रियम में था, इसका मतलब ए और सी का भी टेम्परेचर सेम है, बी और सी का भी सेम है। या मैं ये कहूं कि ये मिला जुला के तीनों आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम में है कि नहीं? यही बात हुई, ये जीरोथ लॉ है कि इफ एनी टू सिस्टम्स आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद द इंडिविजुअल, है ना, विद द सम इंडिविजुअल सिस्टम, देन ऑल द थ्री सिस्टम्स आर सेड टू बी इन थर्मल इक्विलिब्रियम। क्लियर बात है? किसी को दिक्कत है? ठीक बात। इसी के बेसिस पे, और एक टेम्परेचर का कंसेप्ट क्या है बच्चे? अब कंसेप्ट ऑफ टेम्परेचर के अकॉर्डिंगली क्या होता है, द फिजिकल क्वांटिटी दैट डिटरमाइंस whether or not a given system A is in thermal equilibrium with another system B is called temperature। हम क्या बात कर रहे हैं? हमें कैसे पता चलेगा कि ये दो चीजें थर्मल इक्विलिब्रियम में हैं? ये सिर्फ थर्मल इक्विलिब्रियम में तब होंगी जब दोनों सेम टेम्परेचर पे होंगे। अगर सेम टेम्परेचर पे होंगे तो ट्रांसफर ऑफ हीट है ही नहीं, है ना। तो ट्रांसफर ऑफ हीट नहीं है तो सारी उसकी मैक्रोस्कोपिक वेरिएबल्स कांस्टेंट है, उस वक्त टेम्परेचर कांस्टेंट है ना। तो उस वक्त हम कहेंगे कि थर्मल इक्विलिब्रियम में। तो टेम्परेचर बेसिकली वो चीज बता रहा है कि अगर इनका टेम्परेचर अलग अलग है, एक हायर पे एक लोअर पे है, तो ये थर्मल इक्विलिब्रियम में नहीं है। और अगर इन दोनों का टेम्परेचर सेम है, देन द टू सिस्टम्स आर सेड टू बी इन थर्मल इक्विलिब्रियम। जस्टिफाइड टेम्परेचर क्या कह रहे हैं? अदरवाइज हम टेम्परेचर की सीधी डेफिनेशन क्या बताते हैं बच्चा? डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस, है ना, कोई चीज कितनी गर्म है या कितनी ठंडी है। There exists a scalar quantity called temperature, which is the property of all the thermodynamic systems, such as the equality in temperature is the only condition for thermodynamic system to be in thermal equilibrium। हम क्या बात करें? सिंपल, अभी तक के लिए हम क्या बात कर रहे हैं कि दो सिस्टम्स के थर्मल इक्विलिब्रियम में होने की सिर्फ एक कंडीशन है, क्या? कि दोनों का टेम्परेचर सेम होना चाहिए। अगर दोनों का टेम्परेचर सेम होगा तो सिस्टम थर्मोडायनामिकली इक्विलिब्रियम में होगा। क्लियर बात है? ये टेम्परेचर क्या है? स्केलर क्वांटिटी। फिर आता है इफ द टू सिस्टम्स आर सेड टू बी इन थर्मल इक्विलिब्रियम दे मस्ट हैव सेम टेम्परेचर। अब आती है हीट। हीट क्या होती है बच्चा? हीट अपने को पता है क्या होती है? इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, है ना, व्हिच प्रोड्यूसेस दिस सेंसेशन ऑफ वार्मथ। ऐसा ही कुछ होता है जो हमारे अंदर सेंसेशन ऑफ वार्मथ क्रिएट कर रही होती है। Heat is the energy that flows from higher temperature to lower temperature, and the flow is because of thermal difference only. We may define heat as a form of energy that transmit from hot to cold। यही हुई, है ना। अगर हम बात कर रहे हैं, देखो which बेसिकली, अब मैंने कहा कि भाई सेंसेशन ऑफ वार्मथ है, कैसे पता चल रहा है? मुझे कोई चीज गर्म क्यों लगती है? इसका सिंपल एक एग्जांपल, मुझे कोई नॉर्मल तरीके से समझो, तुमने क्या करा हुआ है,
तुम सबको स्पिरिट पता है या तुमको नेल पॉलिश रिमूवर पता है ना, डीओ पता है, परफ्यूम पता है, ये सारी चीजें थोड़ी थोड़ी सी आइडिया है सबको। अगर मैं हाथ पे इनमें से कोई भी एक चीज या मैं सिंपल पानी की भी एक बूंद यहां गिरा लेता हूं तो मुझे ठंडी लगनी चाहिए। क्यों लगती है ठंडी भाई? क्योंकि वो ठंडी होती है, इसीलिए नहीं, क्योंकि बॉडी की हीट लेके वो इवेपोरेट करती है। अब इस चीज को समझना, वो चीज ठंडी नहीं थी, रूम टेम्परेचर पे है बच्चे सब कुछ, वो अलग से कोई टेम्परेचर उसका कम नहीं है ना। मैं फ्रिज में से निकाल के नहीं बात कर रहा हूं, मैं नॉर्मल बात कर रहा हूं, जो रूम टेम्परेचर पे सब कुछ चल रहा है उसी टेम्परेचर पे हमारे पास कुछ लिक्विड है। कोई लिक्विड कौन सा, मैं मान लो पेट्रोल लगा देता हूं या फिर अपना नेल पॉलिश रिमूवर यूज करते हैं। ये जो हमारे पास है स्पिरिट है, नेल पॉलिश रिमूवर है, पेट्रोल है, ये क्या करते हैं, ये थोड़े वॉलेटाइल ज्यादा होते हैं, इनको थोड़ी सी भी हीट मिलती है ये इवेपोरेट कर जाते हैं, है ना। तो अगर मैं उसको हाथ पे रखता हूं तो मेरे हाथ के अंदर यहां पर जिस एरिया पे वो है उस सर्टेन एरिया पे कुछ सर्टेन अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी है। बॉडी के अंदर अपनी हीट तो है ही ना। अब वो जो मैंने ऊपर लिक्विड रखा था वो क्या करता है, वो इवेपोरेट होने के लिए उसे कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए, तो यहां से एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेता है और इवेपोरेट हो गया। तो हमें गर्म इसलिए फील नहीं हुआ कि वो गर्म था, हमें मतलब वो ठंडा हमें इसलिए फील नहीं हुआ कि वो ठंडा था, हमें यहां हाथ पे ठंडा इसलिए फील हुआ क्योंकि मेरे हाथ की हीट चली गई है। उसने इस जगह से टेम्परेचर डाउन किया है, उसने मेरे हाथ के सरफेस पर से हीट को एब्जॉर्ब करके अपने इवेपोरेशन के लिए उसको यूज कर लिया। ये बात समझ में आई है? तो इसलिए हमें वहां पे ठंडा फील हो रहा होता है। क्लियर है? अब हीट एनर्जी का एक और कंसेप्ट क्या होता है, हीट ऑलवेज ट्रेवल्स फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर। ये विधि का विधान है, इसको बदल नहीं सकते। अगर इसे बदलना है तो हमें कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट करना पड़ेगा, जिसके लिए हम फ्रिज लगाते हैं। आगे जाके टॉपिक में इसी चैप्टर में हम प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग ऑफ रेफ्रिजरेटर भी पढ़ेंगे। लेकिन अगर हम कोई एक्सटर्नल सोर्स यूज ना करें तो हमेशा एक चीज है, गर्म चीज से ठंडी चीज की तरफ ही हीट हमेशा ट्रांसफर होगी। डन है ये बात समझ में आ गया? हीट के बारे में पता है, हीट हमारे पास क्या है, और एनर्जी की बात करें तो जूल्स में होगी, वो पता है, कैलोरीज में होती है, जूल्स में होती है। फिर आता है इंटरनल एनर्जी। इट इज द टोटल एनर्जी पोजेस्ड बाय द सिस्टम ड्यू टू मॉलिक्यूलर मोशन एंड मॉलिक्यूलर कॉन्फिगरेशन। इंटरनल एनर्जी, इंटरनल मतलब जो एक सिस्टम है उसके अंदर कितनी एनर्जी कितनी फॉर्म में होगी भाई, काइनेटिक और पोटेंशियल। काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी उनके मॉलिक्यूलर मोशन की वजह से जो भी होगी, जो भी हमने सिस्टम रखा हुआ उसके अंदर जो भी वर्किंग सब्सटेंस है, गैस डाली है, लिक्विड डाला, कुछ भी, उसके अंदर मॉलिक्यूलर मोशन तो है ही। तो उस मोशन की वजह से जो भी एनर्जी पोजेस होती है उसको हम क्या कहते हैं, इंटरनल एनर्जी। सीधी बात है। अब इंटरनल एनर्जी बेसिकली क्या है, इट इज द सम ऑफ पोटेंशियल एंड काइनेटिक, है ना। पोटेंशियल एंड काइनेटिक, पोटेंशियल हो गया यूपी, यूके हो गया हमारे पास काइनेटिक एनर्जी। बेसिकली यूके के क्या है, काइनेटिक एनर्जी, इट इज द एनर्जी पोजेस्ड बाय वर्च्यू ऑफ इट्स मॉलिक्यूलर मोशन। और यूपी क्या है, इट इज द एनर्जी पोजेस्ड बाय वर्च्यू ऑफ इट्स कॉन्फिगरेशन। डन है? कॉन्फिगरेशन क्या होता है, बेसिकली उसकी पोजीशन किस तरीके से है, कितनी फोर्सेस के साथ वो अलाइंड है, उसके बेसिस पे उसकी पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी। सॉर्टेड है बच्चे, बिल्कुल बेसिक चीजें चल रही हैं। फिर हमारे पास आता है, इन केस ऑफ आइडल गैस और परफेक्ट गैस वी अज्यूम दैट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस आर जीरो। हम अज्यूम करते हैं, होती है नहीं होती है वो नहीं बात कर रहे हैं, हम क्या कह रहे हैं कि आइडल गैस जो होती है या जो परफेक्ट गैस होती है उसके अंदर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जीरो है। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जीरो है तो इंटरनल एनर्जी जितनी भी है, अभी मैंने क्या बात करी थी भाई, जो हमारे पास टोटल एनर्जी है इट इज द सम ऑफ पोटेंशियल एंड काइनेटिक। काइनेटिक तो आगे मॉलिक्यूलर मोशन की वजह से, पोटेंशियल क्यों आ रही थी, कॉन्फिगरेशन या इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की वजह से। अगर उनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं ही नहीं आइडल गैस के केस में, तो हम क्या मान के चलेंगे, हम ये कहेंगे कि वहां पर जितनी भी एनर्जी है वो सिर्फ और सिर्फ काइनेटिक एनर्जी की वजह से है कि नहीं। द टोटल एनर्जी इन द सिस्टम इज पोजेस्ड बाय वर्च्यू ऑफ इट्स काइनेटिक एनर्जी ओनली, यानी कि मॉलिक्यूलर मोशन की वजह से ही टोटल एनर्जी वहां पे है। किसी बच्चे को इसमें दिक्कत, ये बात ठीक है? फिर हमारे पास आता है, देखो बच्चा, इंटरनल एनर्जी का जो कंसेप्ट है यहां पर ध्यान देंगे। इंटरनल एनर्जी ऑफ द रियल गैस इज द सम ऑफ बोथ काइनेटिक एनर्जी एंड इंटरनल पोटेंशियल एनर्जी। इट डिपेंड्स ऑन बोथ द टेम्परेचर एंड द वॉल्यूम ऑफ द गैस। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, जो हमने अज्यूम किया था वो सिर्फ आइडल गैसेस के लिए है, रियल गैसेस में तो पोटेंशियल और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होंगी ही होंगी। डन है? फिर अपने पास आता है बच्चे, देखो, इंटरनल सिस्टम, इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज अ मैक्रोस्कोपिक स्टेट वेरिएबल ऑफ द सिस्टम। इंटरनल एनर्जी क्या है,
मैक्रोस्कोपिक स्टेट वेरिएबल। मैक्रोस्कोपिक स्टेट वेरिएबल्स क्या थे बच्चे? जो बेसिकली एक सिस्टम के कैरेक्टरिस्टिक्स को बता रहे थे, पूरे उसको डिफाइन कर रहे थे। इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम डज नॉट डिपेंड्स ऑन द स्टेट ऑफ द सिस्टम बट नॉट, it only depends on the states of the system but not how the state is achieved। हम क्या बात कर रहे हैं? अगर एक इंटरनल एनर्जी है, इंटरनल एनर्जी बेसिकली मैंने कहा मान लो कोई लिक्विड है, मैंने कहा ये लिक्विड की इंटरनल एनर्जी है। हमें फर्क नहीं पड़ रहा कि वो गैस से लिक्विफाई होके लिक्विड बना है या सॉलिड से मेल्ट होके लिक्विड बना है, हमें किस तरीके से उस स्टेट पे पहुंचा है उससे इंटरनल एनर्जी का कोई लेना देना नहीं है। इंटरनल एनर्जी सिर्फ करंट स्टेट पर डिपेंड करती है। क्लियर है ये? ठीक बात है। फिर हमारे पास आता है बच्चा, इन थर्मोडायनामिक्स द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम एज अ होल इज नॉट रिलेवेंट। ठीक है, ये सिर्फ कुछ पॉइंट्स है, ध्यान रखना, इजी है, सिंपल से याद रखेंगे। फिर है हीट एंड वर्क आर द टू डिफरेंट मोड्स ऑफ changing state of thermodynamical system and hence changing internal energy of the system। ये क्या बात कर रहे हैं बच्चों? देखो ये हमने केमिस्ट्री के अंदर भी क्या पढ़ा था कि भाई अपने पास अगर जो एक सिस्टम है और एक सराउंडिंग, सिस्टम के आसपास वाला सराउंडिंग, इनके बीच में एनर्जी एक्सचेंज होनी है। हमारे पास दो तरीके हैं, पहला हीट दूसरा वर्क। पहला हीट दूसरा वर्क, इस दो तरीके से हम एनर्जी एक्सचेंज करा सकते हैं। अब इसको समझने के लिए सिंपल सा है बच्चे, जैसे केमिस्ट्री के अंदर हमने रखा था सेम उस तरीके से एक एग्जांपल रखते हैं। ये इसके अंदर ये बेसिकली सिरिंज है, अपने को पता है सिरिंज कैसा होता है, तो इसको सिरिंज की तरह ना देख के इसको कैसे समझो, यहां से नीचे से कोई आउटलेट नहीं है, जहां से हवा निकलती है वो नहीं है, मान लो इसे बंद कर दिया, ब्लॉक कर दिया। यहां पर जो ये पिस्टन है इसको क्या कहते हैं? पिस्टन। मान लेते हैं ये फ्रिक्शनलेस मासलेस पिस्टन है और इसके अंदर हमने कोई गैसेस भर दी है, कोई एक गैस भर दिया मान लो, और उसके पास ठीक ठाक एनर्जी है। अगर ये कंडक्टिंग वॉल्स हैं, अगर ये कंडक्टिंग वॉल्स हैं तो ये कंडक्टिंग वॉल्स के थ्रू हीट बाहर जा सकती है। पहला मोड, कंडक्टिंग मतलब जहां से हीट ट्रांसफर हो सके, है ना, तो वहां से क्या होगा, अपने पास हीट बाहर जा सकती है सिस्टम से सराउंडिंग में। या फिर अगर ये ठंडा होता तो बाहर से हीट अंदर आती, पहला मोड ये हो सकता था। इस तरीके से एनर्जी का एक्सचेंज हो सकता था। दूसरा, अगर अंदर वाले मॉलिक्यूल्स बहुत ज्यादा हाई काइनेटिक एनर्जी पोजेस कर रहे हैं तो उस काइनेटिक एनर्जी से इस पिस्टन को टक्कर मारेंगे और वो गैस एक्सपैंड करेगी और वर्क डन बाय द सिस्टम हो जाएगा ऑन द सराउंडिंग। तो जो इनके अंदर एनर्जी थी, काइनेटिक एनर्जी, दैट एनर्जी हैज बीन यूटिलाइज्ड इन एक्सपेंशन। वर्क डन में गई कि नहीं? वो दो तरीके से एनर्जी यूज हुई। कैसे? एक डायरेक्ट हीट बाहर जाना और एक क्या तरीका था, वर्क डन के थ्रू उस एनर्जी को बाहर की तरफ भेज देना। तो देयर आर टू मोड्स बाय विच there is a transfer or exchange of energy between the system and the surrounding। क्लियर है? अगर ये कुछ ऐसा होता कि ये कंप्रेस हो जाता तो वर्क डन ऑन द सिस्टम होता, एक्सपैंड हो रहा था तो वर्क डन बाय द सिस्टम था। क्लियर बात है? सिंपल चीजें। फिर आता है अपने पास हीट एंड वर्क इन थर्मोडायनामिक्स आर नॉट स्टेट वेरिएबल्स, दे आर टू मोड्स ऑफ एनर्जी ट्रांसफर to from a system resulting in internal energy of the system which is state variable। ये बस ये लाइन याद रखनी है, क्या है? हीट और वर्क ये क्या है बच्चे? ये स्टेट वेरिएबल्स नहीं है। स्टेट वेरिएबल्स कौन से हैं? सिर्फ जो इनके थ्रू जब एनर्जी एक्सचेंज होगी, करा करू के किसी तरीके से हम एक सर्टेन स्टेट पे पहुंचेंगे, इंटरनल एनर्जी जो पहुंचेगी वो स्टेट वेरिएबल है। क्योंकि जो वर्क डन है या हीट एक्सचेंज है वो मॉड, उस जो पाथ जिस फॉलो किया गया है उस पर डिपेंड करेगी, वो उसको फर्क पड़ेगा। क्योंकि एक बात समझो, अगर मैं बोल रहा हूं कि गैस लिक्विफाई हो रही है तब एनर्जी रिलीज हो रही है। अगर सॉलिड लिक्विड मतलब गैस अगर कंडेंस हो रही है तो एनर्जी रिलीज करके लिक्विड बन रहा है। लेकिन अगर सॉलिड लिक्विड बन रहा है तो हमें एनर्जी देनी पड़ रही है उसके इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को तोड़ने के लिए। एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस हो रहा है, एक एंडोथर्मिक हो रहा है, अलग अलग चीजें हैं दोनों। समझ रहे हो? हमें फर्क पड़ेगा कि किस तरीके से उस स्टेट पे पहुंचे। तो वर्क डन और हीट स्टेट वेरिएबल्स नहीं है, लेकिन जब एक स्टेट पे पहुंच जाएंगे और जो नेट एक्सचेंज के बाद जो बनेगा इंटरनल एनर्जी विच इज द सम ऑफ टोटल एनर्जीज, वो स्टेट वेरिएबल होता है। फिर आता है स्टेट वेरिएबल होता है क्या बच्चा? अ स्टेट वेरिएबल जो है हमारे पास, स्टेट वेरिएबल इज वन ऑफ द सेट ऑफ वेरिएबल दैट आर यूज्ड टू डिस्क्राइब द मैथमेटिकल स्टेट ऑफ डायनामिकल सिस्टम।
पूरे एक सिस्टम को ओवरऑल समझाने के लिए जिस जिसकी जरूरत पड़ेगी उसे हम स्टेट वेरिएबल कह देंगे। क्लियर है? फिर आता है बच्चे thermodynamic state variable of a system are the parameters which describes equilibrium state of the system. For example, temperature, pressure, volume, composition, mass, etc. ये सारे हमारे पास क्या है? Thermodynamical state variables. अब आता है बच्चे thermodynamic state variables are of two types. इससे पहले एक बार equation of state बच्चे नोटबुक में लिखेंगे ये PV is equal to mu RT, mu number of moles. ध्यान से देखो ये PV is equal to mu RT को हम PV is equal to nRT पढ़ते आ रहे हैं हमेशा से। PV is equal to P pressure, V volume, N number of moles, R gas constant, T temperature, पता है? तो यहाँ बस म्यू लिख दिया है। क्यों लिखा होता है? ताकि फिजिक्स केमिस्ट्री में फैंसी कुछ डिफरेंस दिख जाए। कोई लॉजिक नहीं है, N लिख लोगे तब भी सेम है ना, डिफरेंस कुछ नहीं है, वो नंबर ऑफ मोल्स है। डन है? आइडियल गैस इक्वेशन है, उसी को कहते थे आइडियल गैस इक्वेशन, PV is equal to nRT। डन है ये? चलो अब देखो बच्चे थर्मोडायनामिक स्टेट वेरिएबल आर ऑफ टू टाइप, एक्सटेंसिव एंड इंटेंसिव। एक्सटेंसिव क्या होता है? एक्सटेंसिव वेरिएबल्स चेंजेस विद द साइज ऑफ द सिस्टम बट इंटेंसिव वेरिएबल्स डू नॉट। हम क्या बात कर रहे हैं? दो तरीके के हमारे पास स्टेट वेरिएबल है, एक्सटेंसिव और इंटेंसिव। एक्सटेंसिव कुछ ऐसी चीजें जो किसके साथ चेंज हो रही है? साइज के साथ। वॉल्यूम हो गया, मास हो गया, जितना साइज बढ़ रहा है मतलब वॉल्यूम बढ़ रही है तो स्टेट वेरिएबल में वेरिएशंस आ रही हैं, चेंज आ रहा है। लेकिन टेम्परेचर हो गया, डेंसिटी हो गया, जितना मर्जी बड़ा छोटा लो, गर्म है तो उतना ही गर्म है, डेंसिटी तो पर यूनिट वॉल्यूम है, मास पर यूनिट वॉल्यूम वो तो उतना ही रहेगा। तो वो जो हमारे पास है वो क्या है? इंटेंसिव प्रॉपर्टी। एक्सटेंसिव बेसिकली क्या होता है? समथिंग व्हिच डिपेंड्स ऑन द बल्क बिहेवियर ऑफ द मैटर। और इंटेंसिव होता है जो बल्क के इंडिपेंडेंट है, वो इंटरनली जो एक मतलब अमाउंट के इंडिपेंडेंट रहती है। डन? अब अपने पास आता है बच्चे क्वासी स्टैटिक प्रोसेस। अब देखो क्वासी स्टैटिक प्रोसेस होता क्या है? A process or the change in state variable of a thermodynamical system which is infinitely slow called quasi-static, meaning nearly static. एक ऐसा प्रोसेस जो बहुत ही स्लो है। सिंपल अगर एग्जांपल, मैं यहां पे कप के अंदर पानी डाल के छोड़ देता हूं तो क्या वो पानी खत्म होगा? उसका होगा कभी, इनफाइनाइट टाइम पे तो होगा, इवेपोरेशन तो चल ही रही है, जबकि ये तो फिर भी बहुत फास्ट प्रोसेस है। गर्मियों में छोड़ दो 2 दिन के अंदर खत्म मिल जाए, 3 दिन में खत्म मिल जाए। सर्दियों में थोड़ा कम होगा क्योंकि टेम्परेचर वेरिएशंस कम है, बंद कमरे के अंदर और कम होगा क्योंकि हवा नहीं चल रही है। हवा चल रही होगी तो ज्यादा तेज हो जाएगा, उसका सरफेस एरिया बढ़ा देंगे तो और तेज हो जाएगा। हम उस प्रोसेस को तेज कर सकते हैं, लेकिन अगर ग्लास के अंदर एज इट इज बंद कमरे में रख दें उसे तो शायद इतनी आसानी से वो इवेपोरेट नहीं होगा। लेकिन इवेपोरेशन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, वो होता ही रहेगा, स्लो रहेगा, काफी टाइम बहुत लगेगा। तो ऐसा प्रोसेस जो बहुत स्लो है उसको क्या कहते हैं? क्वासी स्टैटिक प्रोसेस। किसी बच्चे को इसमें दिक्कत? क्लियर है? स्टैटिक मतलब ऑलमोस्ट रुका हुआ। इन क्वासी स्टैटिक प्रोसेस द डिफरेंस इन द प्रेशर एंड द टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम एंड सराउंडिंग इज इनफाइनाइटली स्मॉल, देयरफॉर क्वासी स्टैटिक प्रोसेस मस्ट बी इनफाइनाइटली स्लो। नॉर्मल बात समझ में आ रही है भाई, सिस्टम और सराउंडिंग में टेम्परेचर का डिफरेंस कम है इसलिए रेट ऑफ इवेपोरेशन कम था। पानी वाले एग्जांपल में अगर मैं पानी को गर्म कर देता तो ठंडा जल्दी होता कि नहीं? अगर टेम्परेचर बढ़ा देता तो वेरिएशन अलग होती। तो यहां पर जब मैंने ऑलमोस्ट रूम टेम्परेचर वाली चीज को ही यहां ठंडा होने के लिए रख दिया है तो वो तो बहुत कम टाइम लेगी, बहुत मतलब एक्सेप्शनली बहुत ज्यादा टाइम लेगी, क्योंकि जो हीट एनर्जी का एक्सचेंज होना है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डिफरेंस इन द टेम्परेचर पे। डिफरेंस इन द टेम्परेचर जितना कम उतना प्रोसेस स्लो चलेगा, है ना? ये बात समझ में आ रही है? अब आता है थर्मोडायनामिकल प्रोसेस। अभी तक जो हमने पढ़ी है ना बच्चे, अभी तक जो डिस्कस किया है बेसिकली हमने स्टेटमेंट्स, हमने कुछ टर्म्स सीखी हैं, याद रखी हैं, बेसिकली टर्मोलॉजी थी। अब अपना चैप्टर एक्चुअल में स्टार्ट होता है थर्मोडायनामिक प्रोसेस से। थर्मोडायनामिकल प्रोसेस होता क्या है? इट इज सेड टू टेक प्लेस व्हेन सम चेंजेस अकर इन स्टेट ऑफ द थर्मोडायनामिक सिस्टम और थर्मोडायनामिकल पैरामीटर्स ऑफ द सिस्टम चेंजेस विद टाइम। हम क्या कहते हैं ऐसे को? थर्मोडायनामिक प्रोसेस, जिसमें कि थर्मोडायनामिक पैरामीटर्स हैं जो वो समय के साथ साथ बदलते जाएं। पहला आइसोथर्मल प्रोसेस, याद है ये हमने केमिस्ट्री में जब किया था आइसोथर्मल, मैंने क्या कहा था, क्या डिस्कस करा था हमने? आइसो का मतलब होता है सेम, थर्मल का मतलब टेम्परेचर, विच अकर्स एट कांस्टेंट टेम्परेचर। ये लिखते चलेंगे, आइसोथर्मल टेम्परेचर कांस्टेंट, बस इतना लिख लो आगे। आइसो का मतलब सेम, थर्मल का मतलब टेम्परेचर है, तो मतलब एक ऐसा प्रोसेस जो कि कांस्टेंट टेम्परेचर पर हो रहा है, उसके ऊपर वर्क डन हो रहा है, उसके अंदर हीट एनर्जी एक्सचेंज हो रही है, सिस्टम सराउंडिंग में कुछ भी हो लेकिन
सिस्टम का टेम्परेचर चेंज नहीं होना चाहिए, उसे हम क्या कहते हैं बच्चा? आइसोथर्मल प्रोसेस। क्लियर है? फिर है एडियाबैटिक या डायबैटिक। नो हीट एंटर्स और लीव द थर्मोडायनेमिकल सिस्टम। कुछ ऐसा जिसके अंदर किसी तरह की कोई भी हीट एक्सचेंज नहीं होनी चाहिए, उसे क्या कहते हैं? अडायबैटिक प्रोसेस। अगर हीट एक्सचेंज नहीं होनी चाहिए, इसका मतलब क्या हुआ? क्या टेम्परेचर में चेंज आ सकता है? अगर हीट एक्सचेंज नहीं होनी चाहिए, इन दो को एक बार डिस्कस करते हैं फिर आगे चलते हैं। आइसोथर्मल का मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो क्या सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में किसी तरीके से एनर्जी एक्सचेंज हो सकती है? अगर मैं कहूं कि मैं सिस्टम को हीट दे रहा हूं, मान लो ये है, इसके अंदर मैंने कोई गैस फिल करी हुई, नीचे से मैं आग जलाता जा रहा हूं, तो क्या ये आइसोथर्मल प्रोसेस हो सकता है? नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? अगर मैं नीचे से हीट देता जाऊं और उस हीट को ये सिस्टम वर्क डन में कन्वर्ट करता जाए, तो क्या कोई टेम्परेचर में चेंज आया? क्योंकि टेम्परेचर में चेंज तो तब आता ना जब वो एनर्जी इंटरनल एनर्जी को बढ़ाने में काम आती। वो तो आई नहीं, इधर से एनर्जी मिली, उसने वर्क डन में कन्वर्ट कर दिया, टेम्परेचर कांस्टेंट। समझ में आई? डायबैटिक चेंज क्या होता है? जिसके अंदर किसी तरीके की हीट नहीं मिल रही है सिस्टम को, मतलब नीचे से या पूरा ये सिस्टम क्या आइसोथर्मल वाले पार्ट में आके सारा का सारा इंसुलेटिंग है, हीट एनर्जी का कोई एक्सचेंज नहीं। लेकिन जो सिस्टम के अंदर खुद की इंटरनल एनर्जी थी उसी को सिस्टम ने वर्क डन में कन्वर्ट कर दिया, तो खुद की इंटरनल एनर्जी तो कम नहीं हो जाएगी? उसने जितनी एनर्जी थी उसमें से कुछ एनर्जी तो वर्क डन में यूटिलाइज कर ली, तो खुद की इंटरनल एनर्जी गिरने का मतलब टेम्परेचर गिर गया, तो ये ठंडा हो जाएगा। समझ में आई ये बात? तो डायबैटिक का मतलब ये नहीं है कि टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, और आइसोथर्मल का मतलब ये कभी नहीं है कि वहां हीट एक्सचेंज नहीं होगी। ये बात समझ में आ गई? फिर अगला प्रोसेस आता है बेटा आइसोबैरिक प्रोसेस। आइसोबैरिक का मतलब जहां पर एक ऐसा प्रोसेस जो कांस्टेंट प्रेशर पर होता है। क्लियर है? आइसोकोरिक क्या होगा? और आइसोवॉल्यूमिक प्रोसेस विच अकर्स एट कांस्टेंट वॉल्यूम। क्लियर है बच्चे? चार प्रोसेस, आइसोथर्मल, डायबैटिक या एडियाबैटिक, फिर हमारे पास आइसोबैरिक और फिर आइसोकोरिक। डन। अब आता है आइसोथर्मल चेंज। यहां से अपना टॉपिक आगे चलेंगे, एक एक करके सारे प्रोसेस को हम डिस्कस करते जाएंगे। आइसोथर्मल चेंज क्या हुआ बच्चा? अ चेंज इन प्रेशर एंड वॉल्यूम ऑफ अ गैस विदाउट एनी चेंज इन इट्स टेम्परेचर इज कॉल्ड आइसोथर्मल चेंज। यही बात करा हमने, क्या कहा कि किसी भी तरीके से टेम्परेचर में कोई वेरिएशन नहीं आनी चाहिए, प्रेशर वॉल्यूम में जो मर्जी आती रहे। In such a change, there is free exchange of heat between the gas and its surrounding. ये क्लियर है बच्चा? अभी हमने डिस्कस किया था कि सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में हीट एनर्जी का एक्सचेंज हो सकता है, लेकिन टेम्परेचर कांस्टेंट रहना चाहिए। ठीक है? Essential conditions for perfect isothermal change are the walls of the container must be perfectly conducting. यही होना चाहिए। अगर हमारे पास ये जो वॉल्स हैं अगर ये परफेक्टली कंडक्टिंग होगी, सिर्फ तभी सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में हीट एक्सचेंज हो सकेगा। अगर हीट एक्सचेंज हो सकेगा तभी वर्क डन में एनर्जी यूज हो, बाहर से एनर्जी मिलती रहे तो वर्क डन में होता रहे, टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दूसरा, द प्रोसेस ऑफ कंप्रेशन और एक्सपेंशन शुड बी स्लो। ये ध्यान रखना, इसको हम आगे थोड़ा डिटेल में और बात करेंगे कि जो प्रोसेस है एक्सपेंशन का या कंप्रेशन का, ये स्लो होना चाहिए, बहुत तेज नहीं होना चाहिए। क्यों तेज नहीं होना चाहिए? क्योंकि अगर कोई सडन चेंज आता है एकदम से, जैसे गाड़ी का टायर फट गया, बहुत इंस्टेंट हुआ, तो वो कभी भी आइसोथर्मल नहीं होगा, वो डायबैटिक चेंज होता है। समझ में आई है? वो सीधा एडियाबैटिक या डायबैटिक चेंज रहेगा, वो आइसोथर्मल नहीं होता है। उसके रीजन है, आगे डिस्कस करेंगे। अभी पहले लेकिन ये याद रखेंगे कि जो आइसोथर्मल प्रोसेस है वो क्या रहता है बच्चा? वो हमेशा स्लो रहना चाहिए, क्योंकि टेम्परेचर कांस्टेंट है, बाहर से आने वाली एनर्जी स्लोली स्लोली एक्सपेंशन में यूटिलाइज होनी चाहिए, टेम्परेचर कांस्टेंट रह जाएगा। क्लियर है? इंस्टेंट जो भी हमारे पास प्रोसेस होंगे वो आइसोथर्मल नहीं होंगे। डन है? अब सिंस पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट, पीवी इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, ये कब बोला हमने आइसोथर्मल में पीवी कांस्टेंट होता है? हमने क्या कहा? टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। तो अपने को पता है पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, पीवी इज इक्वल टू एन नंबर ऑफ मोल्स, आर गैस कांस्टेंट, टी टेम्परेचर। एन और आर तो पहले ही कांस्टेंट थे, टी टेम्परेचर हमने आइसोथर्मल के केस में कर लिया,
तो पीवी इज इक्वल टू पूरा कांस्टेंट वैल्यू हुआ कि नहीं? तो पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट, और हम इसे क्या लिख सकते हैं? P1V1 इज इक्वल टू P2V2। डन है ये? किसी को इसमें परेशानी? पक्का? पीवी इज इक्वल टू एनआरटी से एन नंबर ऑफ मोल्स, आर गैस कांस्टेंट, टी टेम्परेचर, तीनों चीज कांस्टेंट, तो पीवी कांस्टेंट, तो P1V1 इज इक्वल टू P2V2। दिस इज नोन एज इक्वेशन ऑफ आइसोथर्मल चेंज। लिखेंगे बच्चे ये आइसोथर्मल के आगे लिख लो P1V1 इज इक्वल टू P2V2। अब यहां हम बात क्या कर रहे हैं? देखो, अगर इसका मैं ग्राफ की बात करूं, देखो PV इज इक्वल टू कांस्टेंट, दैट मींस प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। यही बात बनी कि नहीं? अगर हमारे पास PV जो है वो कांस्टेंट है, तो प्रेशर है जो वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम हुआ कि नहीं? ऐसे ही बना है ना? तो प्रेशर और वॉल्यूम अगर इनवर्सली रिलेटेड है तो इनका ग्राफ ऐसे बनना चाहिए कि नहीं? किसी बच्चे को इसमें दिक्कत? जो हमारे पास प्रेशर है और जो वॉल्यूम है उसका ग्राफ इनवर्सली रिलेटेड बन गया, ये सीधा आइसोथर्मल का। अब आगे आता है बच्चा एडियाबैटिक या डायबैटिक चेंज। भाई जो मैं बार बार बोल रहा हूं एडियाबैटिक या डायबैटिक, ये एग्जैक्ट अपनी प्रोनाउंसिएशन पकड़ लेना, ठीक है? स्पेलिंग तुम्हें पता है। अ चेंज इन प्रेशर एंड वॉल्यूम ऑफ अ गैस when no heat is allowed to enter into or escape from the gas is called adiabatic change। वही हमने जो अभी डिस्कस किया, भाई एनर्जी किसी भी तरीके से वर्क डन होता रहे लेकिन हीट एनर्जी का एक्सचेंज नहीं होना चाहिए। तो इसकी मैंडेटरी कंडीशन क्या होनी चाहिए? वॉल्स ऑफ द कंटेनर मस्ट बी परफेक्टली नॉन कंडक्टिंग, इंसुलेटिंग वॉल होनी चाहिए पूरी, एंड द प्रोसेस ऑफ कंप्रेशन और एक्सपेंशन शुड बी सडन, बहुत इंस्टेंट हो जाना चाहिए। क्लियर है? तो वो हमारे पास क्या होता है? एडियाबैटिक या डायबैटिक। इसके अंदर पीवी रेज टू दी पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट होता है। अब ये गामा क्या होता है? इट इज द रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट ऑफ अ गैस एट कांस्टेंट प्रेशर अपॉन स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम, दैट इज सीपी बाय सीवी। क्लियर है? गामा क्या होता है बच्चे हमारे पास? सीपी बाय सीवी। सीपी क्या था? इट इज द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। सीवी क्या था? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो सीपी बाय सीवी के इक्वल गामा होता है, तो पीवी रेज टू दी पावर गामा कांस्टेंट रहेगा, तो इसको हम मिला जुला के क्या लिख दें? P1V1 की पावर गामा, P1V1 रेज टू दी पावर गामा इज इक्वल टू P2V2 रेज टू दी पावर गामा। लिख सकते हैं सीधा सीधा, ठीक है ना? अब यहां से मैं किसी और फॉर्मेट में अगर इसे लिखना चाहूं तो देखो, PV इज इक्वल टू RT पता है, अगर मैं नंबर ऑफ मोल्स 1 मान लू, PV इज इक्वल टू nRT, n की वैल्यू 1 पुट करते हैं 1 मोल के लिए, तो P की वैल्यू RT बाई V लिख सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं। अभी मैंने कहा PV रेज टू दी पावर गामा कांस्टेंट होता है, तो मैं P की जगह RT बाई V इंटू V रेज टू दी पावर गामा को K लिख सकता हूं। V और V बेसिस सेम है, पावर माइनस हो जाएंगे ऊपर जाके, V रेज टू दी पावर गामा -1 इज इक्वल टू K बाय R। ये क्या किया हमने? ये जो R था हमारे पास उसको उस साइड में डिवाइड कर दिया K बाय R। अब K भी कांस्टेंट था, R भी कांस्टेंट है, मिला जुला के एक नया कांस्टेंट बन गया हमारे पास। तो K कांस्टेंट था ना बच्चे, हमने क्या कहा? जो हमने माना था शुरू से, और K बाय R हमारे पास क्या आ गया है? कांस्टेंट। तो TV रेज टू दी पावर गामा -1 इज इक्वल टू कांस्टेंट, T1V1 की पावर गामा -1 इज इक्वल टू T2V2 की पावर गामा -1। ये भी लिख सकते हैं बच्चा, PV इज इक्वल टू RT, V इज इक्वल टू RT बाई P। अगर मैं इस फॉर्म में लिख लेता तो PV की पावर गामा इज इक्वल टू K, वॉल्यूम की जगह RT रेज टू दी पावर गामा इज इक्वल टू K, P रेज टू दी पावर 1 माइनस गामा, RT रेज टू दी पावर गामा इज इक्वल टू K, या P रेज टू दी पावर 1 माइनस गामा, T रेज टू दी पावर गामा इज इक्वल टू K बाय R, जो कि फिर एक कांस्टेंट है। तो मैं कर क्या रहा हूं? मैं सिर्फ मैनिपुलेट कर रहा हूं उसी को। P1V1 की पावर गामा इज इक्वल टू P2V2 रेज टू दी पावर गामा को PV इज इक्वल टू RT से एक बार प्रेशर को वॉल्यूम की टर्म्स में लिखा, एक बार वॉल्यूम को प्रेशर की टर्म्स में लिखा, और जो R आ रहा है उसको RHS की तरफ भेजते हैं, एक नए कांस्टेंट की तरह ट्रीट करते हैं, और हमारे पास ये दो इक्वेशंस हमें और मिल जाती हैं। सॉर्टेड है बच्चा? किसी को इसमें परेशानी? सिंपल चीज है, ठीक है। अब आता है स्लोप्स ऑफ आइसोथर्मल एंड डायबैटिक कर्व इज इक्वल टू dP बाई dV। स्लोप क्या होता है बच्चे? याद है मैथ्स के अंदर हमने कब पढ़ा था? स्ट्रेट लाइन के अंदर, स्ट्रेट लाइंस में हमने पढ़ा था स्लोप इज इक्वल टू y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1, या tan थीटा की वैल्यू। y2 माइनस y1 मतलब चेंज इन y एक्सेस अपॉन विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन x एक्सेस, यही होता है स्लोप। ग्रेडियंट को कहते हैं, tan थीटा की वैल्यू कहते हैं। अगर अभी मैंने यहां ग्राफ बनाया है तो y एक्सेस के अलोंग p है, x एक्सेस के अलोंग v है,
तो अगर मेरे को स्लोप निकालना है तो क्या निकलेगा, चेंज इन वैल्यू ऑफ प्रेशर विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन वैल्यू ऑफ वॉल्यूम, dp by dv, दिस इज द वैल्यू फॉर स्लोप। किसी बच्चे को इसमें दिक्कत? अब मैं अगर यहां से वैल्यू निकालना चाहूं, किसके लिए निकालते हैं, पहले अपना आइसोथर्मल के लिए लिखते हैं। देखो आइसोथर्मल के लिए हमने अभी क्या बात करी थी, पीवी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, यही बात करी थी। डेरिवेटिव कर लेते हैं। जब मैं डेरिवेटिव करूंगा, दो वैल्यूज हैं, दोनों वेरिएबल हैं, प्रोडक्ट रूल लगेगा। v को रखा p का डेरिवेटिव प्लस p को रखा v का डेरिवेटिव। ये डिफरेंशिएशन में ऐसे ही करते हैं, k कांस्टेंट है, डेरिवेटिव 0, तो v काम करते हैं, p हम क्या करते हैं, देखो हमें dp by dv चाहिए ना, तो v इंटू dp इज इक्वल टू माइनस p इंटू dv, लिख लो ऐसे, v को उधर dv को इधर, तो dp by dv इज इक्वल टू माइनस p by v। ये अपने पास आइसोथर्मल के लिए स्लोप की वैल्यू आ गई। सिंपल है बच्चा, पक्का। ऐसे ही अगर मैं एडियाबैटिक के लिए निकालना चाहूं, एडियाबैटिक के लिए क्या था, pv रेज टू दी पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट, सेम प्रोडक्ट रूल, सेम सब कुछ। v की पावर गामा को रखा, p का डेरिवेटिव dp प्लस p को रखा, v की पावर गामा में क्या लगेगा, पहले पावर रूल, गामा आगे मल्टीप्लाई v की पावर गामा माइनस 1 और फिर v का डेरिवेटिव dv इज इक्वल टू 0। किसी बच्चे को इसमें दिक्कत तो नहीं है? ये चेन रूल होता है, पता है। डिफरेंशिएशन में हम क्या करते हैं, पहले जो v की पावर है, जो प्रोडक्ट रूल लगाया, v की पावर पहले मल्टीप्लाई हुई, फिर पावर एक रिड्यूस हुई और फिर उसी का डेरिवेटिव। क्लियर? अब फिर से इसको सारे उस साइड भेज देते हैं, v की पावर गामा dp इज इक्वल टू माइनस p गामा v रेज टू दी पावर गामा माइनस 1 टाइम्स dv। dv को इस साइड ले आते हैं, तो dp by dv is equal to minus p gamma v raised to the power gamma minus 1 over v raised to the power gamma। बेसिस सेम है, vv minus p gamma v raised to the power gamma minus 1 minus gamma, गामा से गामा कैंसिल आउट हो गए, तो हमारे पास क्या बन गया बच्चा, माइनस p गामा v रेज टू दी पावर माइनस 1, जिसको माइनस p बाय v टाइम्स गामा लिख सकते हैं ये। ठीक है, किसी को दिक्कत बचे इसमें? एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए dp बाय dv आ गया माइनस p बाय v इन टाइम्स गामा। ठीक है बच्चा, ये हमारे पास क्या निकल गया है, इसका स्लोप। अब एक्सपेंशन और कंप्रेशन के लिए देखो, जब हम एक्सपेंशन के लिए ग्राफ की बात करें तो ग्राफ कैसा बनेगा, हमें दोनों में देखो एक चीज तो क्लियर पता है बच्चा, P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V, सीधा सा है हमारे पास आइसोथर्मल के लिए, और P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V रेज टू दी पावर गामा एडियाबैटिक के लिए। आइसोथर्मल के लिए और एडियाबैटिक के लिए, दोनों के लिए ग्राफ सिमिलर ही बनेगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल का। तो ये हमारे पास इस तरीके से ग्राफ बनेंगे। याद रखना है आइसोथर्मल का ऊपर रहता है, एडियाबैटिक का नीचे की तरफ रहेगा। ठीक है, ये स्लोप के अकॉर्डिंगली हमने, क्योंकि स्लोप में हमारे पास माइनस वो गामा एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई हो रहा है उसके साथ। क्लियर है? ऐसे ही कंप्रेशन का होगा, तो अब आइसोथर्मल नीचे रहेगा, एडियाबैटिक ऊपर चला जाएगा। क्लियर है? ये कंप्रेशन और एक्सपेंशन क्या है, जब कोई गैस एक्सपैंड कर रही है तो ये एक्सपेंशन वाला केस है, जिसमें वॉल्यूम बढ़ रही है तो प्रेशर घट रहा होगा। क्या केस है एक्सपेंशन में? अगर एक्सपेंशन में होता क्या, देखो जैसे जैसे वॉल्यूम एक्सपैंड करती जाएगी वैसे वैसे प्रेशर रिड्यूस होता जाएगा अंदर। तो जैसे जैसे वॉल्यूम एक्सपैंड करती जा रही है, वॉल्यूम बढ़ रही है, प्रेशर डिक्रीज होता जा रहा है। क्लियर? कंप्रेशन में उल्टा होता है। कंप्रेशन में क्या है, ऊपर से प्रेशर बढ़ता जा रहा है, ओवरऑल मतलब अंदर प्रेशर इंक्रीज होता जा रहा है, वॉल्यूम डिक्रीज करती जा रही है। यहां से वॉल्यूम डिक्रीज करती जा रही है तो प्रेशर इंक्रीज होता जा रहा है। डन है बच्चे? ग्राफ क्लियर है? अब आता है हमारे पास वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस। बच्चे वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, इस चैप्टर में से कुछ मतलब जैसे डेरिवेशंस हैं जो सबसे ज्यादा आती है, उनमें से एक डेरिवेशन ये है, साथ के साथ नोट डाउन करते चलेंगे। यहां पर सबसे पहले तो ये ध्यान रखना बच्चे, अब जब भी वर्क डन निकाल रहे हैं या मैं सिस्टम की बात कर रहा हूं, तो सिस्टम कहते ही तुम्हारे दिमाग में इसका एग्जाम्पल आ जाना चाहिए। सिस्टम बेसिकली क्या है, अ सिलेंडर फिटेड विद फ्रिक्शनलेस मासलेस मूवेबल पिस्टन। क्लियर है ये?
तो इसी को ध्यान में रखते हुए अब हम क्या निकाल रहे हैं, वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस। जब मैं वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस बना रहा हूं तो पहले अपने पास यही रखते हैं, ये हमारे पास क्या है, पिस्टन। तो इसके अंदर अपने पास ये एक मूवेबल पिस्टन है और इसी के अंदर हमने क्या किया वो बच्चे, कुछ गैसेस फिल करके रख लिए। इसमें हमारे पास क्या है, ये अपने पास वर्किंग सब्सटेंस है, ठीक है। अब यहां पे इनिशियली प्रेशर क्या है P, वॉल्यूम क्या है V, टेम्परेचर है T। मान लेते हैं इनिशियली क्या है हमारे पास, प्रेशर है P। एक काम करते हैं, इनिशियल है 1 मान लेते हैं, P1 V1 और T1 लिख लो इसे, P1 V1 और T1। अब ये प्रोसेस क्या है बच्चे, आइसोथर्मल। अगर आइसोथर्मल है मतलब टेम्परेचर क्या होना चाहिए, कांस्टेंट। तो ये T1 जो है वो तो T1 ही रहेगा, तो अकेला T भी लिखें तो कोई परेशानी नहीं है। अब अगर मान लो कंप्रेशन या एक्सपेंशन का केस होता, अभी हम मान लेते हैं कि ये एक्सपेंशन का केस है, तो ये जो है, ये अपना जो पिस्टन है ये ऊपर चला गया। अब ये जो नई वॉल्यूम आई, नया प्रेशर आया P2, नई वॉल्यूम आई V2, आइसोथर्मल है तो टेम्परेचर रहेगा सेम। किसी को दिक्कत? जब ये नीचे से ऊपर गया है तो मान लेते हैं कि ये जो डिस्प्लेस हुआ है इसका नाम है डेल्टा एक्स, ये जो लीनियर डिस्प्लेसमेंट आई है। और ये जो अपने पास पिस्टन है इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया मान लेते हैं ए। ए क्या है इसका, क्रॉस सेक्शनल एरिया। किसी बच्चे को अभी तक जो हमने बात करी उसमें कोई दिक्कत? क्लियर है? अब देखो बच्चे, जो मेरे को वर्क डन निकालना है, मैं क्या निकाल रहा हूं, वर्क डन बाय द गैस, या फिर वर्क डन में बेसिकली हमने यहां पे क्या किया, वर्क डन इन एन आइसोथर्मल एक्सपेंशन करना। एक्सपेंशन है, एक्सपेंशन कब होगा, अगर ये पिस्टन है ये एक्सपैंड कब होगा, जब अंदर से गैस वर्क करेगी, अंदर से प्रेशर की वजह से ये पिस्टन ऊपर जाना चाहिए। तो वर्क डन बाय द सिस्टम हुआ कि नहीं? दो तरीके से होता है ना, वर्क डन ऑन द सिस्टम, वर्क डन बाय द सिस्टम। एक्सपैंड हो रहा है तो वर्क डन बाय द सिस्टम हो रहा है। तो इस एक्सपेंशन के केस में अगर मेरे को वर्क डन निकालना है तो वर्क डन का अगर मैं पहले स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन मान लेते हैं स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन, जो स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dx के लिए अगर होती, तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। किसी को दिक्कत? वो dx लिख लो, डेल्टा x लिख लो, सेम ही बात है। मैं इसको डेल्टा को d लिख लेता हूं, है ना, सेम बात है ये। अब एक बात देखो, फोर्स क्या होता है, फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है बच्चे? प्रेशर क्या होता है, प्रेशर क्या रहता है बच्चे हमारे पास, प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, प्रेशर का फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन एरिया। तो फोर्स का फॉर्मूला प्रेशर इंटू एरिया हुआ कि नहीं, और ये एरिया क्या होना चाहिए, जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है, यही होना चाहिए। तो अगर ये मैं यहां सब्सटीट्यूट कर देता हूं, वर्क डन इज इक्वल टू प्रेशर इंटू एरिया इंटू dx। किसी बच्चे को इसके अंदर परेशानी है? हाँ जी, क्लियर है ये वाला? अब एक बात देखो, अगर मैं इस हाइट को इस क्रॉस सेक्शन से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये स्मॉल इंक्रीज इन वॉल्यूम नहीं आ जाएगा? dv इज इक्वल टू कितना आना चाहिए, क्रॉस सेक्शनल एरिया इंटू dx। यही होता है वॉल्यूम का फॉर्मूला, यही होता है पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर स्क्वायर इज क्रॉस सेक्शनल एरिया, एच जो उसकी हाइट आ गई, यहां क्रॉस सेक्शनल एरिया को मैंने ए लिख लिया, हाइट इसकी dx आ गई, तो दिस इज द इंक्रीज इन वॉल्यूम। तो मैं इसको p dv लिख लूं तो किसी को दिक्कत? p इज द प्रेशर, dv इज द इंक्रीज इन वॉल्यूम। किसी बच्चे को इसमें दिक्कत है? डन है यहां तक? अब मुझे अगर टोटल वर्क डन निकालना है, ये तो हमने स्मॉल वर्क डन लिया, अगर मान लो मुझे टोटल ही वर्क डन निकालना है तो मैं क्या करूं, इंटीग्रेट कर देता हूं इनिशियल वॉल्यूम से फाइनल वॉल्यूम के बीच में, इसे कर दूंगा कि नहीं? तो जब मैं इंटीग्रेट करूंगा तो क्या निकलेगा, p dv का जब मैं इंटीग्रेट करूंगा v1 से v2 में। अब देखो p एक अलग वेरिएबल है, हम इंटीग्रेट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम, इस चीज को समझना। p एक अलग फंक्शन है और हमें इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू v, तो हमें इनके बीच का कोई रिलेशन ढूंढना चाहिए जिससे मैं p को v के टर्म्स में लिख सकूं। तो मुझे पता है pv इज इक्वल टू RT, होता है कि नहीं? नंबर ऑफ मोल्स अगर मैं 1 ले लूं कि यूनिट मोल के लिए हम बात कर रहे हैं, तो pv इज इक्वल टू nRT में n की वैल्यू 1 डली, pv इज इक्वल टू RT। तो मैं यहां से p की वैल्यू RT बाय v पुट कर दूं, किसी को दिक्कत? ये वैल्यू यहां सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, v1 से v2 के बीच में RT बाय v dv। डन है? RT कांस्टेंट है, बाहर निकालते हैं इंटीग्रेशन के,
v1 से v2 dv बाय v। किसी को दिक्कत है इसमें? बिल्कुल ठीक है। अब देखो 1 बाय v की इंटीग्रेशन क्या होती है, जिस बच्चे को पता है बहुत बढ़िया, जिसको इंटीग्रेशन नहीं आती है वो साइड बाय साइड लिखते भी चलना, हमेशा के लिए याद रखना। 1 बाय एक्स का अगर मैं dx के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करता हूं तो log ऑफ x लिखते हैं टू द बेस e। या फिर जब हम देखो एक और फर्क बताता हूं, अगर मेरे को टू द बेस e नहीं लिखना होता तो हम इसको क्या लिखते हैं, नेचुरल लॉग ऑफ x। और नेचुरल लॉग ऑफ x को अगर मुझे log x टू द बेस 10 लिखना होता है तो 2.303 log x टू द बेस 10 हम ऐसे लिख सकते हैं। और टू द बेस 10 नहीं भी लिखा होता इसका मतलब ऑब्वियस है, खाली log लिखा है तो वो टू द बेस 10 ही को रिप्रेजेंट करता है। ये बात ठीक है? तो जब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे RT 1 बाय v का इंटीग्रेशन क्या बनेगा बच्चे, नेचुरल लॉग ऑफ v v1 से v2। क्लियर है? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट RT नेचुरल लॉग ऑफ v2 माइनस नेचुरल लॉग ऑफ v1। अब लॉग की प्रॉपर्टी होती है RT नेचुरल लॉग ऑफ v2 बाय v1, ये होती है प्रॉपर्टी। log a माइनस बी को log a बाय b लिख सकते हैं, और नेचुरल लॉग को अगर मुझे log लिखना है तो 2.303 RT log ऑफ v2 बाय v1। किसी बच्चे को इसमें परेशानी? क्लियर है? दिस इज द फॉर्मूला फॉर वर्क डन ड्यूरिंग आइसोथर्मल एक्सपेंशन। डन है बच्चा? पक्का? ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इजी डेरिवेशन है बट पेपर में आती होती है सीधी सीधी। अब मैं अगर जो v2 बाय v1 की जगह देखो p1 v1 इज इक्वल टू p2 v2 होता है ना, तो मैं अगर p1 बाय p2 को v2 बाय v1 लिख लूं तो कोई दिक्कत है? रीअरेंज ही किया। तो इसी फॉर्मूला को मैं जो वर्क डन है प्रेशर की फॉर्म में लिखना चाहूं तो 2.303 RT log ऑफ v2 p1 बाय p2 लिख सकता हूं। किसी को दिक्कत इसमें? डन है? ये हमारे पास क्या आता है बच्चे, अमाउंट ऑफ हीट, बेसिकली अमाउंट ऑफ वर्क डन इन आइसोथर्मल एक्सपेंशन। ठीक बात है? किसी को दिक्कत इसमें? क्लियर है? अब देखो हमारे पास अमाउंट ऑफ हीट स्पेंट इन आइसोथर्मल एक्सपेंशन इन कैलोरीज अगर मुझे करना है तो कैलोरीज के लिए क्या होता है बच्चा, हीट एनर्जी इज इक्वल टू W बाय J विच इज इक्वल टू 2.303 RT बाय J log 10 V2 बाय V1। डन है? वो जूल्स को कैलोरीज में कन्वर्ट करने वाला गेम है सीधा। ठीक बात है? अब आता है बच्चे वर्क डन इन डायबेटिक एक्सपेंशन। देखो डायबेटिक एक्सपेंशन और आइसोथर्मल में फर्क कहां था? फर्क था सिर्फ P1 V1 की पार गामा और P2 V2 की पार गामा वाला, है ना? याद है? सिर्फ वहां पर एक गामा का डिफरेंस था। तो जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो वहां इंटीग्रेशन वाले पार्ट में फर्क आएगा, बाकी सब कुछ सेम है। वही हमारा वर्किंग सब्सटेंस इसमें डाला हुआ है। इनिशियल प्रेशर V1, इनिशियल वॉल्यूम V1, प्रेशर P1 V1 T1। T1 क्यों? क्योंकि अब ये डायबेटिक चेंज है तो टेम्परेचर में वेरिएशंस आएंगी, तो फाइनल टेम्परेचर जो हमारे पास आएगा वो T2 आ जाएगा। P2 V2 T2 आएगा। डिस्प्लेसमेंट सेम वही dx की, ओवरऑल चेंज इन वॉल्यूम कितना आ गया, dv। किसी को इसमें दिक्कत? ये तो सिंपल सेम फंडा है। हमारे पास फोर्स एक्सर्टेड बाय द गैस ऑन द पिस्टन, फोर्स का फॉर्मूला प्रेशर इनटू एरिया, है ना? a dx को dv लिख सकते हैं, वर्क डन इज इक्वल टू f इनटू dx आएगा। f को मैं प्रेशर इनटू एरिया लिख सकता हूं, इनटू dx किया तो वो dv बना। यहां तक बिल्कुल सब कुछ सेम चल रहा है। वर्क डन, टोटल वर्क डन v1 से v2 इंटीग्रेशन ऑफ pdv। अब यहां चेंज आता है क्योंकि अपनी इक्वेशन जो है अडायबेटिक के लिए वो pv रेज टू दी पावर गामा इज इक्वल टू k होती है। ठीक है? गामा क्या था, cp बाय cv, और cp इज ऑलवेज ग्रेटर देन cv। अब p की वैल्यू k बाय v की पावर गामा लिख सकता हूं, है ना? pv रेज टू दी पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट था k, तो मैं p को k बाय v की पावर गामा लिख सकता हूं, या k v रेज टू दी पावर माइनस गामा। इंटीग्रेशन लगाते हैं, टोटल वर्क डन v1 से v2 k v की पावर माइनस गामा dv। यहां क्या लगेगा, सीधा सीधा पावर रूल लगेगा। इंटीग्रेशन का पावर रूल क्या कहता है, x रेज टू दी पावर n का इंटीग्रेशन कैसे निकलता है बच्चे, x रेज टू दी पावर n प्लस 1 ओवर n प्लस 1, और फिर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, सीधा। तो यहां पर k कांस्टेंट है, बाहर गया, v की पावर माइनस गामा प्लस 1 डिवाइडेड बाय माइनस गामा प्लस 1, v1 से v2 तक। अब k ओवर 1 माइनस गामा हमने कॉमन लिया, एक बार अपर लिमिट v2 रेज टू दी पावर 1 माइनस गामा, एक बार लोअर लिमिट v1 रेज टू दी पावर 1 माइनस गामा। किसी को यहां तक दिक्कत? अब v2 को मैं क्या लिख सकता हूं,
देखो अब मेरे पास क्या था, यहाँ पे जो k था पहले मैंने उसको अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। अब जब k अंदर मल्टीप्लाई हुआ, k v2 रेज टू द पावर 1 माइनस गामा माइनस k v1 रेज टू द पावर 1 माइनस गामा, p2 इंटू v2 की पावर गामा p1 इंटू v1 की पावर गामा इज इक्वल टू k होता था कि नहीं? तो मैं यहां पर k की जगह p2 v2 की पावर गामा लिख सकता हूं। यहां पर k की जगह p1 v1 की पावर गामा लिख सकता हूं, कोई परेशानी नहीं। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। हमने क्या किया, w इज इक्वल टू 1 बाय 1 माइनस गामा p2 v2 की पावर गामा इंटू v2 की पावर 1 माइनस गामा। बेसिस सेम थे तो पावर्स ऐड हुई तो गामा गामा कैंसिल, दोनों में यही होगा। v1 की पावर भी गामा और 1 माइनस गामा, बेसिस सेम है, पावर ऐड होके गामा कैंसिल आउट, तो हमारे पास बना 1 अपॉन 1 माइनस गामा p2 v2 माइनस p1 v1। किसी को दिक्कत? और pv इज इक्वल टू RT होता है तो यहां RT2 माइनस RT1 लिख के मैं R ओवर 1 माइनस गामा T2 माइनस T1 लिख सकता हूं, जो कि हमारे पास फाइनल वर्क डन का रिजल्ट होता है। क्लियर है? इसी को कैलोरीज में लिखना है तो W बाय J, जो कि हम कैलोरीज की फॉर्म में लिख देंगे। डन है बच्चा? इसी के साथ अपना टॉपिक खत्म आज का।